प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि ओआईसी का सरबराही इजलास सऊदी अरब में शुरू होने जा रहा है, सऊदी अरब के शहर रियास में। गो कि ये काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर से ये इजलास होने जा रहा है, लेकिन बहरहाल एक सही इक़दाम है। मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालात में कितना सिग्निफिकेंट होगा, और स्पेशली अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो किस तरह से फ़लस्तीन की इमदाद की जा सकती है? हाँ, आपने बड़ा वालिड सवाल किया है कि सऊदी अरब की और दीगर ममालिक की जो मानी खेज खामोशी है, उसके ऊपर सारी उम्मत मुस्लिमा, जिसे हम उम्मत कहते हैं, वो परेशान है कि वो तमाम लोग जो कि एक इब्राहिम अकॉर्ड के बाद समझते थे कि इसराइल के साथ हमारा मामला सेट हो गया और जो नॉन अरब मुल्क हैं उनके लिए अब ये मामला कोई मानी नहीं रखता। लेकिन इस हमले और इस सारी जंग के बाद यूं लगता है कि मसला फिर से जिंदा हो गया है। ये फायदेमंद उसी सूरत में होगा कि अगर फ़लस्तीन की अथॉरिटी, जो कि महमूद अब्बास और इस्माइल हानिया के मानने वाले जो लोग हैं, ये पीएलओ और जो हमास है, ये मिल बैठे, क्योंकि जो फ़लस्तीनी कॉज है ये इस सारे दो पार्टियों के चक्कर से ज्यादा आगे का मामला है। एक बात। दूसरी बात, ये जो पाकिस्तानी हैं या दीगर ममालिक हैं, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह की हेल्प कर सकते हैं इन लोगों की। शॉर्ट टर्म ये है कि एक तो आप इकोनॉमिक जो फुटिंग के ऊपर आप इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। मैंने आज एक स्टोर पे गया हूं तो वहां पर पीछे लिखा हुआ था कि आप ये पाकिस्तानी मसनूआत हैं, आप इनको खरीदें, और ये इसराइली या इसराइली सपोर्टिंग हैं तो इनको ना खरीदें। एक बात। एक तो आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बायकॉट कर सकते हैं। नंबर टू, आप शॉर्ट टर्म के अंदर एक और चीज कर सकते हैं कि अगर जंगबंदी हो जाती है तो आप पाकिस्तानी स्काउट्स या जो पाकिस्तान के हलाले अमर के लोग हैं, इनके जरिए आप हेल्प आउट कर सकते हैं। दो चीजें। तीसरा ये कि कल मैंने सिंध गवर्नमेंट का एक कोई नोटिफिकेशन देखा था जिसमें फलस्तीनी तलबा को कुछ स्कॉलरशिप देने की बात की थी। तो आप लोगों को, जैसे नवाज शरीफ के पुराने एक दौर के अंदर बोस्निया के लोगों को आप लाए थे, तो आप उनको पनाह देने के लिए भी एक खास तादाद में पाकिस्तानी जो है इसके अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर इन दोनों पार्टियों को बिठाकर फलस्तीन के लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा किया जाए, और फिर मुसलमान उम्मा जो है को बात करें, अगर उम्मा एग्जिस्ट करती है। वैसे जुबानी दावे करने के लिए तो हम बहुत कहते हैं कि हिजबुल्लाह है, ईरान है, तुर्की है, लेकिन प्रैक्टिकली हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ पाता। और आजकल के दौर में जब आप सॉवरेनिटी की बात करते हैं या दुनिया के पोल्स की बात करते हैं कि मल्टीपोलर है, बाईपोलर है या ट्राईपोलर है, उसके अंदर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई एक मुल्क जंग के अंदर कूद पड़े, कि पाकिस्तान हमला कर दे या जी। ईरान हमला कर दे या फलां मुल्क हमला कर दे। ये कहना आसान है, लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो में ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें ग्राउंड रियलिटीज को फेस करना चाहिए, और इस सारे के अंदर इत्तफाक इत्तेहाद के साथ पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन माजरत के साथ मुसलमान उम्मा में बहुत कम लोग ऐसे नजर आते हैं जो लीडरशिप का रोल प्ले कर सकें। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब ये बताइएगा कि पहली इंतफादा के बाद हमने देखा कि जो हमास की मज़ाहमत है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो फ़लस्तीनी बस्तियां हैं वो भी सिमट गई हैं। जो मुसल्लह जद्दोजहद है उससे आप समझते हैं कि फ़लस्तीन कॉज को नुकसान पहुंचा है? 7 अक्टूबर के बाद से जो हालात हैं, बदतरीन हालात हैं, उसमें आपको लगता है कि हमास भी जिम्मेदार है? ऐसा है कि बज़ाहिर तो आपको लगता है कि शायद इंसानी नुकसान जो है 10,000 से ज़्यादा, 11,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, तो जी नुकसान हुआ है। लेकिन आप ज़रा देखें, अगर आप 1987 से लेके और 88 पे देखें, और फिर क्या उसे कहते हैं, शेख अहमद यासीन का पीएलओ से अलहदा एक ऐसा विंग बनाना जो कि मुसल्ह जद्दोजहद पे यकीन रखता है, और फिर इत्तफादा के बाद से फिर उन्होंने कैद काटी और ऑनवर्ड 2005, 2008, 2013, 2018 और 2021, ये जो सारे हमले हैं इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद इसराइल या फलस्तीन की तरफ से क्या क्या उसे कहते हैं, कोई पहल की गई होगी। लेकिन पॉलिसियां ऐसी थी इसराइल की कि जिसके नतीजे में ये करना पड़ा। और अब भी अगर आप मौजूदा टाइम पे देखते हैं कि जो 2023 के मौजूदा हमले हुए हैं तूफान अक्सा के नाम से,
ये इब्राहिम अकॉर्ड और उसके बाद जो सिचुएशन बनती जा रही थी, जिसके अंदर अरब सारे के सारे फ़लस्तीनियों का साथ छोड़कर उनके साथ अपने ताल्लुकात, अपनी तिजारत, अपनी ट्रेड, अपनी पर्सनल रिलेशन जो है बिल्ड करते जा रहे थे, और अमेरिका के ज़ेरे असर ये सारा कुछ चल रहा था। तो अल्टीमेट हमास के पास डू और डाई के अलावा कुछ बचा नहीं था। ये वो चीजें हैं जो आप तारीख के अंदर इत्तफादा फर्स्ट, सेकंड और फिर ऑनवर्ड क्या उसको कहते हैं, आप देखते जाएं कि ये हमले होते गए। उससे पहले जो फर्स्ट अरब इसराइल वॉर हुई थी, उसके अंदर भी आप देख लें कि क्या हुआ था, कि लोग साथ खड़े नहीं होते थे, अरबों के अंदर एक डर था। अभी नुकसान तो शायद बज़ाहिर जानी नुकसान है, लेकिन फ़लस्तीन की जो कॉज़ है वो इससे बहुत बड़ी है। तो इसके ऊपर ये कहना है कि जी शायद हमास की वजह से नुकसान ज्यादा हो गया, फ़लस्तीनी बस्तियां तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिमट गई हैं। जी। आप देखें कि वेस्ट बैंक के इलाकों के ऊपर भी नाबलोस है, रमल्ला है या बाकी जगह हैं, उसके ऊपर भी हमले करने से इजराइल बाज नहीं आता। और अभी भी जिस तरफ इनको भेजा जा रहा है, धकेला जा रहा है, क्या ये कोई गारंटी है कि वहां पर हमले नहीं होंगे? हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, या यूएन है, रेड क्रॉस है, बिल्कुल। कोई भी जगह महफूज नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह लेने की जरूरत है कि जी हमास की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमास को मजबूर कर दिया गया है कि जब आप किसी को कमरे के कोने में आप डाल दें और हमले करते जाएं, तो अल्टीमेट वो जी हाँ, भी बिल्कुल, आपको जब पंजा दीवार से मारेगा। लगाने की हाँ, कोशिश होती है तो इसको फिर लॉन्ग ये रन मज़ाहमत बढ़ती है। बगेड़ी साहब, ये बताइएगा कि जो नेतन्याहू हैं, अभी आप बात कर रहे थे कि उन पर भी प्रेशर है। अब तो इसराइल के अंदर से उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, उनके खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। उधर अमेरिका की जानिब से कहा गया कि अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती है तो हो सकता है कि हमास के अंदर ज़्यादा लोग शामिल हों और ये मज़ीद मज़ामत जो है वो बढ़ जाए और इसराइल के लिए ख़तरनाक साबित हो। ये कितना सीरियस इशू हो सकता है? इशू हो सकता है, उसकी वजह यह है कि ये सारी चेन है। अगर कोई एक भी मुल्क इसके अंदर इंटरवीन करता है, तो आप देखिए रशिया तो चाहेगा कि यूक्रेन के बाद अमेरिका को किसी और जगह पे इंगेज किया जाए, और अगर इस इलाके के अंदर अमेरिका इंगेज होता है तो बाकी के ममालिक भी यके बाद दीगरे इसके अंदर शामिल होंगे और जंग का दायरा कार वसी हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को अब दो अमली अपनी जो है ना वो छोड़नी पड़ेगी, कहीं ना कहीं या तो मुज़ाकरात के लिए बिठाना पड़ेगा। अभी भी इनको पता है कि इनके बहुत ज्यादा अखराजात हो रहे हैं फलस्तीन के मसले को लेकर। इसराइल की अपनी फाइनेंसेस और अपनी जो मईशत है वो बर्बाद हो गई है। अगर एक तरफ 11,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए, तो दूसरी तरफ इसराइल के अंदर भी तबाही हुई है। जंग के दौरान जो जी हाँ, मुल्क है बिल्कुल, वो इसराइल को भी 10-12 शदीद साल, नुकसान 14 साल उठाना पड़ रहा है। ठीक है, अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।